This is me, Haider Abbas, over there, and today I'm going to start the first lecture of architecture. And to be honest, um, हमारा लेक्चर बाकी लेक्चर्स की तरह, बाकी फील्ड्स की तरह एक टिपिकल लेक्चर नहीं होगा. It's just a debate. It's just a discussion. It's just cross information. कुछ मैं आप लोगों से सीखूंगा, कुछ लोग आप लोगों को मैं सिखाऊंगा जो थोड़ा बहुत मुझे इल्म है उसके बारे में. बाकी आई एम श्योर कि जिस तरह साथ साथ लोग ज्वाइन करते हैं और मुझे ग्रीन सिग्नल मिलता है तैयबा की तरफ से, देन आई विल स्टार्ट सम इंफॉर्मेशन जो मैंने आज कुछ लेक्चर प्रिपेयर भी किया आप लोगों के लिए स्पेशली. सो अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि अभी हमारे साथ कौन कौन है. ओके ओके आप ओके. देख सकते हो पार्टिसिपेंट्स लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, और कोई अगर डिफरेंट नाम से है तो प्लीज़ वो अपने नाम से आ जाए. ओके, आपको नहीं, नज़र आ आपकी गई है थोड़ी लिस्ट? मुझे नजर आ गई है. ओके, ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं. ओके, और इसी में नीचे चैट भी बनी हुई है, आप चैट में मैसेज भी देख सकते हैं, कोई चैट में लिख लें. यस यस, इंशाल्लाह. बस मैं चेक तो शायद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एट द सेम टाइम दोनों चीज़ों को देखूंगा. ठीक है. यस, आर्किटेक्चर. अगर आप लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि आर्किटेक्चर के लेक्चर में सिर्फ बिल्डिंग्स की बात होगी या डिज़ाइनिंग की बात होगी या आर्किटेक्चर में हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, सो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आर्किटेक्चर इटसेल्फ इज़ अ डीप ओशन और ये हर एक डाइवर पे डिपेंड करता है कि वो कितना गहरा तैर सकता है. सो इट्स ऑल अप टू यू गाइस. आप जितना अच्छा एब्जॉर्ब करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे. एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं इस SIC के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, कुछ गाइड कर रहा हूँ. और प्लीज़ इस पूरी डिबेट में आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा. जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आती मुझसे पूछिएगा. एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा. सो एनीवन इज देयर टू टॉक, टू स्पीक, आस्क समथिंग? प्लीज़ ये जिनका नाम नंबर्स में लिखा है ना 743 समथिंग, ये अपना नाम सेट कर लें प्लीज़. आई गेस मुझे थोड़ा सा राग बैरवी सुन लेना चाहिए. इट्स हेल्दी. जब तक लोग नहीं आते हैं नहीं, आप तब तक. स्टार्ट ले लें क्योंकि स्टूडेंट्स का आना जाना लगा रहेगा बीच में. ठीक है, फिलहाल तो अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन करें तो आप स्टार्ट कर दें. थैंक यू. 16-17 स्टूडेंट्स से ज्वाइन कर लिया, आप ले लो, स्टार्ट कर लो. लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, सो हम स्टार्ट करते हैं आज अपने पहले लेक्चर से. हम कुछ आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, कुछ सीखेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे कि आर्किटेक्चर की बेस क्या थी, आर्किटेक्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ. जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में बताया था इंट्रोडक्शन में कि इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, इट्स अबाउट टू बिल्ड, इट्स अबाउट टू क्रिएट. एंड गॉड इज द बिगेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द होल यूनिवर्स. जो भी सारा कुछ उसके बाद हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इस कायनात को बनाने वाला सबसे बड़ा आर्किटेक्ट उनसे है, वो खुदा ताला की ज़ात है. सो कुछ नोट्स भी हैं जो मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगा और मैंने कुछ रिटर्न फॉर्म में अपने पास नोट्स बनाए हुए भी हैं जो मैं आपको शायद साथ साथ डिक्टेट करके बताता रहूँगा. इसके अलावा आर्किटेक्चर जो सा है उस पूरे इस शेड्यूल में हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को भी कवर करेंगे, जिसमें से ऑटोकैड, स्केचअप, बेसिक लेवल्स के ऊपर ऑटोकैड, स्केचअप. एंड 3D एनिमेशंस के लिए, 3D रेंडर्स करने के लिए हम ट्विन मोशन को या फिर लुमिन का सपोर्ट लेंगे. अगेन आई रिपीट, इट्स नॉट अ क्लास, ओके, सो यू गाइस कैन क्विट. जैसे कि एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि आर्किटेक्चर की बेसिकली हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ती है. आर्किटेक्चर के बगैर भी तो सब कुछ हो सकता है, बट
The basic importance of an architecture field is basically architecture exists to create the physical environment in which people live, but architecture is more important to build that environment. आप किसी जगह पे रहते हैं, अपने इर्द गिर्द में, अपने गिरदनवा में, अपने घर में, अपने यूनिवर्सिटीज में, अपने स्कूल्स में आप कुछ ना कुछ बिल्ड लाजमी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्लासरूम में बैठते हैं, तो आप सेट करते हैं कि अच्छा ये मेरी स्पेस है, यहाँ अपने बुक्स रखनी है, यहाँ मेरे पेन रखे होंगे, इधर मेरे नोट्स रखे होंगे. अपनी डेली लाइफ के अंदर आप जब ट्रेवल करते हैं, कहीं भी अगर ट्रेवलिंग ट्रिप पे जाते हैं आप, सॉरी, मुझे प्लीज समझ नहीं आई. अपने माइक्स ऑफ कर दिया करें. हाँ, कंटिन्यू करें. Well, architecture is more about to build that environment. Architecture is also a part of our culture. ठीक है, हम अपने कल्चर में जो चीजें भी अपने कल्चर ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए बिल्ड करते हैं, these are all a form of architecture, a form of art. Keeping in mind कि art and architecture are a real track. ये बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं. अगर आप किसी एक भी चीज के ऊपर लैक करेंगे तो आप एक अच्छे आर्किटेक्ट नहीं बन सकते. रहा सवाल कि आर्ट क्या है, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है. आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिससे कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल स्कल्पचर, ठीक है, पेंटिंग, म्यूजिक, पोइट्री, डांस, social sculptures, ठीक है, reliefs, murals. These are all some kinds of artwork, ठीक है, art form, sorry. इन तमाम चीज़ों में हम बिल्ड करते हैं, हम एक इमेजिन करते हैं. हमने अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया था कि हम अगर हमारी इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं है तो हम एक अच्छा आर्किटेक्ट नहीं बन सकते. मैं शायद अपनी पहले लेक्चर में ही आप जितने स्टूडेंट्स जो कि इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं उन सबसे ये बात कहूँगा कि आप सब लोग कुछ भी, it can be your house, it can be your room, it can be a monument, it can be a global iconic monument, iconic building, anything, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, you are supposed to build it, you are supposed to draw it, sketch it, ठीक है, in any medium. लाजमी नहीं है कि वो पेंसिल से हो, लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ एक पेन से हो. It can be anything, explore the medium, आप लोगों को मज़ा आएगा. So अगर आप स्केच करेंगे आपको उससे समझ आएगा कि अच्छा आप जो चीज़ सोच रहे हैं क्या वो चीज़ बन भी रही है कि नहीं बन रही. एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू बी एन आर्किटेक्ट, टू स्केच, डिज़ाइन. एंड मेरे पास कुछ रेफरेंस बुक्स भी हैं, मैं वैसे उसकी कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगा. इट्स अ बुक, इसका नाम है स्केचिंग इंटीरियर्स, ठीक है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. अगर आपका सिर्फ इसका टाइटल, इसकी इमेज अगर आप देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जस्ट विद इन द लिमिटेड लाइंस आप किस तरीके से एक रूम का लेआउट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है. ओके, इट्स अ बाइक, थैंक यू. सी, डिफरेंट फर्नीचर्स हैं. इट्स जस्ट अ लाइन स्केच, यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक a sketch pad or something. कुछ कोई जरूरत नहीं है. जस्ट एक सिंपल कागज का पीस उठाएं आप, अपना पेन, बॉल पॉइंट, पॉइंटर, चारकोल. कुछ नहीं मिलता तो मैंने वैसे पर्सनली अगर आपसे शेयर करूं तो एनसीए में मैंने केचप से ड्राइंग की थी. इट कैन बी एनी मीडियम टू स्केच, जस्ट बी क्रिएटिव, ठीक है. सो जैसा मैंने बताया कि आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है. इसमें स्कल्पचर, पेंटिंग्स एंड ये सब कुछ आता है. इनमें से ही एक फॉर्म आर्किटेक्चर भी है. और इसी तरीके से जब हम 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है. अभी आप जस्ट इस सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लें. मैं आपसे जितने नोट्स हैं बाद में सारे शेयर कर लूँगा. तो जो डिफरेंट आपके आर्ट्स की फॉर्म हैं, ठीक है, जो डिफाइनिंग फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स हैं आपके, उसमें अगर हम जाते हैं तो आपको कलेक्शन मिलता है. इट कैन बी फोटोग्राफी,
it can be printmaking, it can be the conceptual art, it can be the installation. So ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों में से कोई आर्ट का शौकीन है तो उसके लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। बट मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि अगर आपकी इमेजिनेशंस अच्छी हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के ना होने से पहले उसके वजूद का एहसास रखते हैं, यू आर एन आर्किटेक्ट। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज ये चीज़ जो ज़मीन पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, कल यहाँ पे एक हाई राइज होगा, एक स्काई स्क्रेपर होगा, और उसकी क्या फॉर्म होगी, उसके क्या फंक्शंस होंगे, उसके क्या एस्थेटिक्स होंगे, उसका क्या इन्वायरमेंट होगा, उसके सपोर्ट में कौन कौन से रोल करेक्टर्स होंगे, कौन कौन से वेजिटेशन की कोई ऐसा एक एलिमेंट दरख्त होगा जो कि सेंट्रल कोर बन जाएगा, कोई ऐसा मोन्यूमेंट होगा कि जो उस पूरी एनवायरनमेंट के एम्बियंस को अपनी तरफ कैप्चर कर लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डेवलप अ कॉन्सेप्ट। कुछ भी डिजाइन करने से पहले, वो कोई बिल्डिंग हो, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, कुछ भी डिजाइन करने से पहले यू आर सपोज concept, okay, and after that concept you are supposed to focus on the target, on the alignment, ठीक है। इस सारी सिचुएशन में, स्केचेस में, डिजाइनिंग में पर्सपेक्टिव की बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। आप सब लोगों को पर्सपेक्टिव के बारे में आइडिया होगा। अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये जो आंख दी है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा DSLR कैमराज, ठीक है, उसमें शटर की आपने बात सुनी होगी, इसमें आपने आइसोलेशन की बात सुनी होगी, उसमें आपने फोकस की बात सुनी होगी, मैनुअल फोकस, ऑटो फोकस। आपने कभी ये चीज़ नोटिस की कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो ये आंखें दी हैं, ये भी तो इस सारे आपके एनवायरनमेंट को कैप्चर कर रही होती हैं। 500 प्लस आई गेस मेगापिक्सल की आपकी एक आंख का फोकस होता है, और उसके फंक्शंस भी कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, जिसको मैं सपोर्ट करूंगा अपने आर्किटेक्चर के साथ। शटर कैमरा में तो आपकी आंख जो ब्लिंक करती है, शटर, आइसोलेशन, कलर कैटेगरीज। दो आपको मैं आज ये भी बताऊंगा कि जो कलर्स होते हैं, ये कलर्स भी अपने प्रोज एंड कॉन्स रखते हैं। हर कलर का एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है, जैसा हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो इसी तरीके से अगर हम अपने पर्सपेक्टिव की बात करें, कैमरा की बात मैं कर रहा था आपसे। आपने कभी नोटिस की बात कि कैमरा में फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड एक चीज होती है, जस्ट जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट। अगर आप अपनी एक फिंगर को अपनी आंखों के करीब रखते हैं तो आपकी बैकग्राउंड ब्लर हो जाती है। आप उस फिंगर को फोकस करते हैं, आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा, और अगर आप बैकग्राउंड पर फोकस करेंगे तो फिंगर ब्लर हो जाएगी। कैमरा तो आज की इजाद है, अल्लाह ताला ने ये चीज़ बहुत पहले इजाद की हुई थी। ही इज द आर्किटेक्ट। सो कीपिंग इन माइंड द स्केल ऑफ एवरीथिंग, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ बिल्ड कर रहे हैं, कुछ चीज़ स्केच कर रहे हैं, आप अपने रूम में बैठे हुए अपने रूम की एक वॉल को स्केच कर रहे हैं, ठीक है। सो स्केल का आपने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग, फॉर एग्जाम्पल जो हम अपने NCA में किया करते थे, दिस इज द पेंसिल, ठीक है। जब भी आप स्केच करें तो अपने नोट पैड के ऊपर स्केच को, अपने पेंसिल को यूं पकड़ना है, और आपने इस तरीके से अंगूठे से आपने उसको मेजर करना है कि ये डिस्टेंस कितने लेवल के ऊपर आके, अच्छा ये चीज़ इतनी आ रही है, इस पार्ट को आपने स्केच पे मेजर कर लेना है। दैट्स द रेफरेंस इमेज, दैट्स द स्केल, ओके। परफेक्शन लेके आने के लिए इनिशियली मैं आपको ये कहूँगा कि स्केचिंग करते हुए हमेशा कोई चीज़ डार्क लाइंस में कंस्ट्रक्ट नहीं करें। दो तरह की लाइंस होती हैं, वन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन लाइन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड सॉलिड लाइन। हमेशा हर चीज़ को आपने कंस्ट्रक्शन लाइन में बिल्टअप करना है, एंड देन आपने फाइनल टचेस के लिए उसमें से कार्व आउट करना है फाइनल लाइंस को। सो जब आप अपने प्लॉट को सेट कर लेंगे, अपना स्केल सेट कर लेंगे, उसके बाद आप उन चीज़ों की मेन फॉर्म्स को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे।
आर्किटेक्चर में फर्दर ऑन आप जब कहानी आती है वो है डिटेल्स, बिकॉज गॉड इज इन द डिटेल्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये आर्किटेक्ट मीज ने कहा था, ठीक है। सो यस, आर्किटेक्चर इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट एंड अगर आप कुछ सोचेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अच्छा मेरा ये मेरा एक लिविंग रूम है, अच्छा यार यहाँ पे एक सोफा रखा हुआ है, ओ इसके पीछे अगर मैं एक प्लांट प्लेस करूँ तो वो कैसा लगेगा। आई नीड टू स्केच। अगर मैं अपने क्लाइंट से मिलूंगा तो मैं अपने क्लाइंट से पूछूं, वो मुझे कहे कि हैदर आप मुझे ये कमरा डिजाइन कर दें, या मेरा बेडरूम यहाँ पे होना चाहिए, उसके बिल्कुल साथ एक शॉर्ट सा कॉफी टेबल रखा होना चाहिए, मेरी एक चेयर होनी चाहिए कॉर्नर पे, इट्स लैम्प ओवर देयर। तो मेरे माइंड में वो पूरा स्केच प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। मैं करता क्या हूँ कि स्केच को वर्ड्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ या फिर स्केच कर लेता हूँ। एन आर्किटेक्ट स्केच इज सो सिंपल, यू नो। फॉर एग्जांपल आई नीड टू डिजाइन अ रूम, फॉर एग्जांपल तो मैं इस तरह से एक रूम डिजाइन करूंगा, ठीक है। एंड इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो चीज बिल्कुल एक्यूरेट हो और वो हो, ठीक है। और ये आपके वो आ जाएंगे, एक मिनट, लेट मी शो यू द स्केच, ठीक है। तो ये यहाँ से चला जाएगा, डोर आ जाएगा, एंड दिस इज द फोटो। सी, ये मैंने हार्डली क्या 5 सेकंड्स में स्केच किया होगा, बट एक कॉन्सेप्ट, एक माइंड में एक स्केच आ गया मेरे, ठीक है। हाँ, सो आप लोग सब जो सुन तो रहे हैं ना, ये तो नहीं कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। यस सर। यस जी, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। ये किसी को नींद तो नहीं आ रही? ऊपर से मैंने म्यूजिक भी कुछ ऐसा लगाया हुआ है तो नहीं आ रही। नो सर। म्यूजिक की वजह से ही जिंदा है। आ, अच्छा, हम उससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और चीजों को डिस्कस करते हैं। आर्किटेक्ट को कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है टू डिजाइन समथिंग, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात करता हूँ, एक बिल्डिंग की बात करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूँ कि यार आप लोगों ने फैसल मॉस्क को स्टडी करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस बिल्डिंग की जो इनिशियल नॉलेज है आप वो गैदर करेंगे। ये बिल्डिंग अगर हम स्केच आउट कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या इन्फॉर्मेशन है, ये क्यों है ऐसी। आप में से किसी को पता है कि फैसल मॉस्क का जो डिजाइन कॉन्सेप्ट है वो क्या था? एनीवन ऑफ यू? मैथ के थ्योरम पे किसके ऊपर? थ्योरम पे एक बेस कर रहा है, उसका जो ट्रायंगल है वो उसकी बात कर रहा somehow yes, पाइथागोरस ट्रायंगल। ज्योमेट्रिक बेस्ड है, सऊदी अरब की कोऑर्डिनेशन से बनाया गया था। बट अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें ना, तो जो कॉन्सेप्ट था इट वाज ये खाने काबा की जो आपकी जो फॉर्म है, स्क्वायर फॉर्म है, उसको डिस्टॉर्ट किया गया था, वहां से उसको क्रिएट किया गया था। और भाई ने बिल्कुल ठीक बोला है कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका भी था, फिजिक्स के लॉज भी सोचे ऐड किए थे। अच्छा, मॉस्क जो सी होती, अगर ये पॉइंट निकल ही आया, ये मेरा टॉपिक नहीं था वैसे आज का, अगर ये मॉस्क मॉस्क जो सी होती है, ये मॉस्क के अंदर मेजर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? अ डोम, मिनरेट। तो मिनरेट और डोम का फंक्शन क्या है, इसका इनिशियल कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्यों बनाया गया था, आपको पता है? वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब मॉस्क जब इस्लाम नया नया आया था, ठीक है, तो अजान देने के लिए मिनरेट्स यूज किए जाते ताकि वो ऊंची जगह पे जाके अजान दें और पूरे शहर को अजान की आवाज जाए। और डोम क्यों बनाया जाता था? डोम इसलिए बनाते थे ताकि इकोस्टिक्स, साउंड कंट्रोल हो, ठीक है। सो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, और भी होंगी। आईफल जो है उसकी ये फॉर्म क्यों है, आईफल की स्टडी क्यों हुई थी, ताजमहल ज्योमेट्री के बेस पे कहाँ जाता है। बट आई गेस आपको थोड़ा सा आगे ले जाने से बेहतर है कि मैं थोड़ा सा वापस पीछे लेके आता हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा इजी गो में इन सब चीज़ों को सीखें। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो कि आर्किटेक्चर को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, एज इन सॉफ्टवेयर्स को सीखना चाह रहे हैं? और आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर, एक बात याद रखिएगा कि आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं ये सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए यूज नहीं होते।
आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से आप किसी भी आर्ट की फील्ड में, किसी भी डिजाइनिंग की फील्ड में, जैसा मैंने लास्ट अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कहा था कि आप टेक्सटाइल की फील्ड में, रिसेंटली मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, आई एम देयर, यस, उन्होंने टेक्सटाइल की फील्ड में काम शाम किया, उनको सॉफ्टवेयर्स के इश्यूज थे और उनको मैंने ऑटोकैड सिखाया था, एंड नाउ शी इज वर्किंग ऑन हर पैटर्न्स ऑन ऑटोकैड। इसी तरीके से जो लोग ज्योमेट्री का शौक रखते हैं, जिनको सेक्रेट ज्योमेट्री, वेरोनाई पैटर्न्स, फेबोनाची सीरीज पे काम करना है, जिन लोगों को इस्लामिक ज्योमेट्री पे काम करना है, इस्लामिक पैटर्न्स पे काम करना है, ये इटसेल्फ इज अ ह्यूज फील्ड। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक और इंशाल्लाह इट्स द टॉपिक ऑफ माय थीसिस इन मास्टर्स एज वेल। सो ये एक बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है। तो आज मैं आपको तो थोड़ा सा कुछ आगे पीछे घुमाऊंगा अभी, ठीक है। उस सैर में लेट मी शो यू वन मोर थिंग। आप लोग नोट्स बना रहे हैं वैसे, या नोट्स रिकॉर्डिंग से बनाएंगे बाद में? बना रहे हैं साथ साथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं जैसे आपको एक चीज बताता चलूं, एक छोटी सी चीज है। ये दो बुक्स मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब मैंने आर्किटेक्चर के सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट किए थे और जब मैंने आर्किटेक्चर की तरफ मेरा इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ था, आई वाज इन क्लास 7th, और उस टाइम मुझे ये शौक पैदा हुआ कि मैंने ये सब चीज़ें करनी है। 7th का एंड था, 8th स्टार्ट थी। सो कुछ जो ये बुक्स हैं, इनमें से एक 3D Max की है और एक ऑटोकैड की है, जो मैंने बैक इन 2007 अपने कुछ नोट्स बनाए थे। तो आप लोगों ने भी अपने नोट्स साथ साथ बनाने हैं। अगर आप लोगों को ऐसे भी नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूंगा साथ साथ। आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर्स के बारे में, अच्छा, आर्किटेक्चर के बारे में किसी को कोई थोड़ी सी नॉलेज है? मेरे पास जो अभी जो लोग इस टाइम ऑलमोस्ट 25 लोग हमें सुन रहे हैं इस टाइम, तो आप में से किसी को आर्किटेक्चर की बेसिक समहाउ है अभी? कोई है जो मुझे साथ सपोर्ट कर सके? सर थोड़ा सा इस्लामिक आर्किटेक्चर है, बाकी नहीं इतना पता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको अपकमिंग लेक्चर्स में मजा आएगा, इसका मतलब है। अच्छा, आपको आर्किटेक्चर को ना समझाने के लिए मॉडर्न वर्ल्ड में ना आपको बहुत ईज है। आपको पता है, हम सॉफ्टवेयर पे जब काम करते हैं तो आर्किटेक्चर को डिफाइन करने के लिए हर बंदा आर्किटेक्चर को नहीं समझ सकता, हम सब जानते हैं। आर्किटेक्चर में कुछ चीजें होती हैं 2D, कुछ चीजें होती हैं 3D में, ठीक है। अब तो चीजें 4D में भी जा चुकी हैं। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल, ऐसी चीज जो कि बिल्कुल फ्लैट हो, लेआउट्स हो, ड्राइंग्स हो, मैप्स हो, दीज आर ऑल 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स, ठीक है। इसी तरीके से जो 3Ds होते हैं वो 3 डायमेंशनल चीजें होती हैं, 3Ds होती हैं। उसको एक रॉ पर्सन बहुत जल्दी कैच कर लेता है, समझ जाता है। अगर आप एक प्लान में किसी को समझाएंगे ना आर्किटेक्चर के बारे में कि यार ये मेरा रूम है, तो एक रॉ बंदे को समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी रॉ पर्सन को, किसी देहात के बंदे को, या किसी ऐसे बंदे को जिसने कभी मैपिंग देखी ही नहीं है, उसको भी अगर आप कहेंगे ना कि यार ये एक 3D है, ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, तो वो फौरन समझेगा ठीक है, ये बेड लगा हुआ है, ये खिड़की है और ये दरवाजा है, ठीक है। देयर आर लाइक सम रूल्स इन आर्किटेक्चर जो इंशाल्लाह हम विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ स्टडी करते जाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ना आर्किटेक्चर में, वो हम प्री हिस्टोरिक में जाएंगे, बैक इन द हिस्ट्री, और कुछ नोट्स हैं। और इसी तरीके से जब आर्किटेक्चर में आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इस तरह के गैजेट्स की भी जरूरत पड़ती है, और आप विजुअल VR के जरिए अपने क्लाइंट्स को एनिमेशंस के थ्रू, जिसमें मैंने पहले बात की इमेजिनेशंस की बात, ठीक है। सो आपको अपने क्लाइंट को ग्रैब करना है, तो आपने उसको उस चीज के बनने से पहले वहां लेके जाना है, आपने उसको एक्सपीरियंस करवाना है कि आपका घर ऐसा होगा, आपका रूम ऐसा होगा, वो उस स्पेस में वॉक कर सके। और ये तभी मुमकिन है कि जब आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होंगी। सो VRs को हम यूज करते हैं एज एन आर्किटेक्ट अपने क्लाइंट्स के लिए, कि वो अपनी स्पेस में, अपने बिल्डिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में, इंडोर एंड आउटडोर, इंटीरियर एक्सटीरियर, हर तरह की स्पेसेस में वो एक्सपीरियंस कर सकें, और उसके बाद वो उस तमाम स्पेसेस में से
अपनी जो पर्सनल इंटरेस्ट की स्पेस है उसको रीडिजाइन भी कर सकें, उसमें अपना इनपुट दे सकें। और आई गेस आर्किटेक्चर जो सा है ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटी सी बात ध्यान में आई कि आर्किटेक्चर किसी भी टाइम का जो आर्किटेक्चर है वो उस स्पेसिफिक जोन की एरा की आइडेंटिटी बन जाता है। सोचे प्री हिस्टोरिक टाइम में अगर किसी जगह पे टाइम स्क्वायर्स बना होता तो कितना हाईलाइट होता वो चीज़, हम इमेजिन नहीं कर सकते उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि वो उस एरा की चीज़ नहीं है। अगर हम प्री हिस्टोरिक के अंदर ब्रिक मशीनरी की बात करते हैं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिक का कॉन्सेप्ट नहीं था उनके पास। और अगर हम आज के दौर में कहीं पे अगर हम स्टोन मशीनरी या कोई प्री हिस्टोरिक एलिमेंट या कोई मोन्यूमेंट या हिस्टोरिकल स्पॉट देखते हैं तो हम कितना खुश होते हैं इसको देख के। दो पाकिस्तान इज रिच विद आर्किटेक्चरल थिंग्स, और हमारा जो बरसगीर का जो ये पूरा एक बेल्ट है, इसमें इतनी स्टडी है आर्किटेक्चर की कि शायद हम आज शुरू करें तो जिंदगी तमाम हो जाएगी, हम लोग नहीं समझ सकते। और इसी तरीके से आर्किटेक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सोसाइटी में वो बहुत हाईलाइटेड है। I also want to mention that architects are one of the highly paid profession in the world. I guess it's in the top 3. And it depends, हर आर्किटेक्ट इतनी ऊंचाइयों पे नहीं जाता, मेहनत चाहिए होती है। और आपको पता है आर्किटेक्ट जो होते हैं, आर्किटेक्ट्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज होता नहीं है। आर्किटेक्चर में स्पेशलिटीज होती हैं। जस्ट एक ओवरव्यू के लिए मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि फॉर एग्जांपल हमारी मॉडर्न सोसाइटी में रेजिडेंशियल आर्किटेक्ट्स अलग होते हैं। आफ्टर द ग्रेजुएशन वो एक फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने किस साइट पे अपनी स्पेशलिटी रखनी है। उसमें रेजिडेंशियल आर्किटेक्ट्स होते हैं, कमर्शियल आर्किटेक्ट्स होते हैं, उसमें रिस्टोरेशन के आर्किटेक्ट्स होते हैं जो कि आर्काइव्स को और पुरानी चीज़ों को उस पर स्टडी करते हैं, और उन्हीं के साथ रिसर्च आर्किटेक्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स होते हैं, सस्टेनेबल एंड ग्रीन आर्किटेक्चर पे काम करने वाले आर्किटेक्ट्स होते हैं, और हाउसिंग के अलग होते हैं, स्काई स्क्रैपिंग के अलग आर्किटेक्ट्स होते हैं, ब्रिज में, हार्बर्स में, डॉक्स में इनके अलग आर्किटेक्ट्स होते हैं। मैं आजकल जो है इस आर्किटेक्चर की फील्ड से बहुत वाबस्ता हूँ पाकिस्तान नेवी में सर्व करने की वजह से कि हार्बर्स, डॉक्स एंड ब्रिजेस के साथ। और इसके अलावा बाकी और भी मल्टी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं बीइंग एन आर्किटेक्ट। अगर आर्किटेक्चर की फील्ड में रह के कोई बंदा ऑलराउंडर बन जाए तो फिर वो शख्स जो है अपने आप को एक मुकाम पे लेके जाता है। एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड द ग्रिप्स ऑन द सॉफ्टवेयर्स on 2-dimensional and 3-dimensional boss softwares and the animations and the 3Ds as well. So इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास इस टीम में से जो मुझे दी गई है कुछ ऐसे लोग निकलेंगे इंशाल्लाह इन द फ्यूचर जो अपनी इमेजिनेशंस को स्ट्रॉन्ग रखते हुए कुछ अच्छा काम बिल्ड करेंगे। एंड देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट फॉर यू गाइज एज वेल। सो आई गेस लेट्स heading towards the prehistoric thing. What do you say? कोई क्वेश्चन, कोई चीज अगर आपको क्लिक कर रही है, कुछ चीज तंग कर रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फर्स्ट मीटिंग एंड होने में 4 मिनट्स रह गए। ओके 4 मिनट्स रह गए। जी 4 मिनट्स रह गए, ठीक है। तो ऐसा करें, अभी आप कह रहे बोलते रहे हिस्ट्री है ना, तो मैं जैसे ही 1 मिनट रह जाएगा तो आपको बता दूंगी। ओके, हम दूसरा लिंक शेयर कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। वेल आर्किटेक्चर की हिस्टोरिकल टाइमलाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा पास्ट क्या था, पास्ट में कौन कौन सा टाइम गुजरा, कौन कौन सा एरा गुजरा, हम पहले क्या थे, क्या स्टार्टिंग थी, फिर क्या कुछ हुआ, किस किस तरीके से चेंज आया। एंड एज आई मेंशन कि हर टाइम लाइन अपने साथ आर्किटेक्चर का एक नया स्टाइल लेके आई है।
हर आर्किटेक्चरल टाइमलाइन हम बेसिकली हम किसी भी एरा को टाइम करते हैं। अगर आप इजिप्ट जाते हैं तो आप इजिप्ट जाके किस तरह आपको महसूस होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक जहाज में बिठा दूं आपको मैं, ठीक है, और आपके जहाज को मैं दुबई लैंड करता हूँ। जैसे ही आप दुबई लैंड करेंगे आप बुर्ज खलीफा को देखेंगे, आप बुर्ज अरब देखेंगे, आप कहेंगे यस आई एम इन दुबई। आपका जहाज दोबारा फ्लाई करें, आपकी आंखों पे फोल्ड्स लगा दिए जाएं, ब्लाइंड फोल्ड्स, एंड जैसे आपको जहाज लैंड करेगा, जैसे आप हायर सोफा की तरफ देखेंगे, आप फौरन कहेंगे इट्स टर्की। आपको अगर सऊदीया से गुजारा जाए, आप उसके हरम पाक को देख के, उसके मिनरेट्स को देख के, मॉस्क को देख के, आप फौरन कहेंगे यार दिस इज सऊदीया। आपको लंदन लेके जाएंगे, आप लंदन नहीं देखेंगे दिस इज लंदन। आप वहां की बिल्डिंग्स के इन्वायरमेंट से जज करते हैं दैट हम किस मुल्क में हैं, वरना तो जमीन तो बिल्कुल फ्लैट है। टोपोग्राफी है, ठीक है, मानता हूँ मैं इस बात को, बट अगर बिल्डिंग्स ना हो तो हम किसी टाइम फ्रेम को जज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और शायद इसी चीज को हम स्टडी करने के लिए वन बाय वन हम तमाम एराज से गुजरेंगे, और कोशिश मेरी है कि मैं आपको आज सिर्फ प्री हिस्टोरिक तक ही रिस्ट्रिक्ट रखूं, ताकि हम प्री हिस्टोरिक की रिस्ट्रिक्ट डिस्कस करने के बाद हम फिर कुछ आपसे क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट सेशन में। और आप लोगों ने क्वेश्चंस मुझसे करने हैं। आज का लेक्चर बस हम प्री हिस्टोरिक को स्टडी करेंगे कि पहले हिस्ट्री में क्या था। एंड रिमेंबर, हम सिर्फ आर्किटेक्चर की बात नहीं करेंगे, हम आर्किटेक्चर से रेलेवेंट जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं उन सब को डिस्कस करेंगे कि हम उन सब चीजों की कलेक्टिव एक इनपुट्स के बाद हम आज जहां पहुंचे हैं, जहां हम स्टैंड करते हैं, सो वो कौन सा स्पॉट है, हम कहाँ किस तरह पहुंचे हैं, हम 21st सेंचुरी का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, मॉडर्न है, कंटेम्प्रेरी है, यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचे। सो आई गेस नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि पहले हम कहाँ कहाँ से गुजरे हैं, और वो सब सफर तय करने के बाद, उन सब के नाम बताने के बाद, मैं आपको सिर्फ प्री हिस्टोरिक के बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ गपशप करेंगे, कुछ नोट्स के साथ आपसे शेयर करेंगे। एंड आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। थोड़ा मैंने म्यूजिक लो रखा है वैसे, ताकि आप लोगों को मेरी आवाज आए। ओवर टू यू देवा। मैं इसको एंड करने लगी हूँ, ठीक है। आप सबको ग्रुप्स में शेयर कर देती हूँ, मुझे कोई मैसेज ना करे, मुझे टाइम लगेगा। 25 ग्रुप्स हैं, मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है, लिंक टू। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। Yes, we need to wait a little ताकि सब लोग हमें ज्वाइन कर लें। यस, बस ज्वाइन करें साथ साथ, तो आप 1-2 मिनट वेट कर लें। सर एक चीज पूछनी थी। Yes, 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 please. सर ये आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग, इन दोनों में क्या फर्क है? आर्किटेक्चर एक बहुत अलग फील्ड है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग के। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि मैंने अपने जो एकेडमिक टाइम था मेरा, उसको मैंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्न, एक यू टर्न लेके आया था। आई एम ऑल्सो अ DI सिविल इंजीनियर एज वेल। और देयर वाज अ टाइम जब मैंने, क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा था कि मैंने आर्किटेक्ट बनना है, तो मुझे एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट बनना है, तो मैंने पहले DI सिविल किया था पॉलिटेक्निक से, ठीक है, ताकि मुझे कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट, साइट से रेलेवेंट कभी जिंदगी में कोई इश्यूज ना आए, ठीक है। सो जहाँ तक आपके क्वेश्चन की बात है कि जो सिविल की जो फील्ड है, ठीक है, उसमें जो डिटेल्स हैं, आर्किटेक्चर की फील्ड इज ऑल बेस्ड ऑन डिजाइनिंग। एक आर्किटेक्ट होल्ड करता है एक साइट को, किस तरीके से, एक लूप है कंप्लीट। एक क्लाइंट सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास आता है, आर्किटेक्ट से अपने दिल की बात शेयर करता है, अपने आइडियाज शेयर करता है। आजकल तो ऐसा भी होता है कि लोग गूगल की इमेजेस लेके आते हैं कि देखें मुझे ना ऐसा घर चाहिए, मतलब बेशक बेचारे के पास 5 मरले का प्लॉट होता है, लेकिन उसको पसंद 1 कनाल के घर की एलिवेशन आती है, ठीक है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। होता ये कि आर्किटेक्ट एक क्लाइंट की इमेजिनेशन को पेपर पे लेके आता है, उसको डिजाइन करता है, उसको सस्टेनेबल बनाता है। उसको कार्व आउट करने के बाद जब वो मैपिंग कंप्लीट होती है, जब
क्लाइंट सेटिस्फाई होता है उसके बाद इंजीनियर्स की जॉब स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर्स वो कंस्ट्रक्शंस को डील करते हैं, ठीक है। एक आर्किटेक्ट को हमेशा मटेरियल्स में, कंस्ट्रक्शन में, डिजाइनिंग में हमेशा पक्का होना चाहिए। इसी वजह से मैंने भी डीए सिविल किया था, ताकि मुझे कंस्ट्रक्शन से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में नहीं मिलेगी। मुझे टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, मुझे डिजाइनिंग सिखाई जाएगी, मुझे ग्रीन आर्किटेक्चर सिखाया जाएगा, मुझे आर्किटेक्चर से रिलेवेंट मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा, लेकिन हम कभी भी उसकी बिल्टअप में, उसकी कंस्ट्रक्शन में नहीं जाते। तो जहाँ तक सिविल की बात है, सिविल में हम लोग जो होते हैं वो उसको आर्किटेक्चर के फेज जब कंप्लीट चैप्टर खत्म होते हैं तो हमारा सिविल का फेज स्टार्ट होता है। इन सिविल के फेज में हम उसको बिल्ड करते हैं फ्रॉम फाउंडेशन, स्ट्रक्चर्स उसमें आते हैं, सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियर्स अलग होते हैं, फिर उसके बाद उनकी जिस तरीके से बिल्टअप होती है मेसनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लम्बिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर चीज के इंजीनियर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर्स डिफरेंट होते हैं। सो सिविल की जो फील्ड है वो आर्किटेक्चर के बिल्कुल साथ चलती है, बट सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट की गाइडलाइन को फॉलो करता है। एंड सिविल इंजीनियर इज वन ऑफ द मेन मेंबर ऑफ द साइट, जो कि आर्किटेक्ट की इंस्ट्रक्शन को साइट पे इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक है। और जो टेक्निकल डिटेल्स कंस्ट्रक्शन की होती हैं वो आर्किटेक्ट अगर कहता है कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने घर को ब्रिक में डिजाइन करना है, सो ये एक सिविल इंजीनियर की ड्यूटी है कि वो एक ब्रिक मशीनरी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाता है। वहां पे कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं, देन आर्किटेक्ट को साइट पे कंसल्ट करता है, और उस आर्किटेक्ट साइट पे आने के बाद जो इशू होता है, जो स्पेस में बाज़ दफा ऐसा होता है कि कोई कॉलम्स आगे पीछे हिल जाते हैं, डिजाइनिंग में मसला हो जाता है, छतों के लेवल्स, हेड लेवल्स डाउन हो जाते हैं, स्टेयरकेसेस अक्सर लोग डिजाइन करते हैं, बहुत कॉमन मसला है कि लोग स्टेयरकेस डिजाइन करते हैं अपने घर में, लेकिन स्टेयर्स का राइजर इतना नहीं होता कि वो अगले पोर्शन तक पहुंच सके। आपने देखा होगा अक्सर घरों में एक दो स्टेप आखिरी वाले बड़े हो जाते हैं, दैट्स एन आर्किटेक्चरल फॉल्ट। आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर घरों में दिन के टाइम रोशनी नहीं आती, दैट्स एन आर्किटेक्चरल फॉल्ट। आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर घरों में पौधे ही नहीं होते, इट्स आल्सो एन आर्किटेक्चरल फॉल्ट। क्योंकि जब आप इमेजिन नहीं कर रहे अपने घर को अच्छे तरीके से, आप अपने अपने इन्वायरमेंट को बहुत से जानवर जब जमीन पे बैठते हैं तो अपनी जगह साफ करके बैठते हैं, ठीक है। तो बीइंग एन आर्किटेक्ट हमें अपनी स्पेस को इतना खूबसूरत बनाना है कि वहां बैठ के आप मेडिटेट कर सकें। मैं ये म्यूजिक लगातार बैकग्राउंड पे सुन रहा हूँ, ये मेरा साथी है पिछले 8 साल से, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आप उस चीज से मायूस हो जाते हैं अगर आपकी अच्छी स्पेस डिजाइन है, अगर आपकी स्पेस अच्छी नहीं होगी तो उल्लू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम रात में काम करते हैं, हम दिन में काम नहीं करते। हमें दिन में आप जब काम करते हो आपकी कंसंट्रेशन नहीं होती है, शोर, नॉइज पोल्यूशन अलग, घर वालों के काम सब कुछ अलग होता है। आर्किटेक्ट जब काम करने बैठता है उसके पास एक पेन होता है, एक पेंसिल होती है, एक नोटपैड होता है, और रिसर्च करने के लिए लैपटॉप होता है, एंड कुछ बेसिक नोट्स होते हैं कि जिनको फॉलो करते हुए वो एक गाइडलाइंस रेडी करता है, मैपिंग रेडी करता है, एंड देन वो एक इंजीनियर के हवाले करता है कि यार आपने इसको डिजाइन करना है, आपने इसको बनाना है, एंड आई एम देयर ऑन योर बैक टू डिजाइन, टू बिल्ड दिस स्ट्रक्चर। सो आई गेस आपको मेरा जवाब मिल गया होगा भाई। आई डोंट नो कि आपका नाम क्या था, बट आई एम श्योर कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। इज इट ओके? इज इट क्लियर? जी सर, ठीक। थैंक यू। So coming back to the point, हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ आर्किटेक्चर की। अच्छा, आप में से कोई लोग अगर पार्टिसिपेट करना चाहें कि आर्किटेक्चर की टाइमलाइन में कौन कौन से फेज गुजरे हैं? देखिए मैंने ये बात स्टार्टिंग में कही थी, बाकी तमाम लेक्चर्स बहुत खूबसूरत हैं SIC के ऊपर, मैंने कुछ अटेंड भी किए हैं। आई एम अ साइलेंट लिसनर, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था लेकिन मैं सुन रहा था सबको। उनका तरीका डिफाइन करने का बहुत खूबसूरत है। मैं बिल्कुल ही एक अलग माइंड का बंदा हूँ, और मैं इस क्लास को एज अ क्लास नहीं ट्रीट कर रहा। आप सब लोग अगर सुन रहे हैं, अगर आप साथ पार्टिसिपेट करेंगे, हम साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच उजैर, आपने मुझसे वो क्वेश्चन पूछा। इट्स गिव मी द फील ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यू गाइस इन दिस रूम। आप लोग भी सारे पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे थोड़ा समझाने में भी, डिबेट करने में, एक छोटे से क्वेश्चन से 10 बातें और खुल जाती हैं। सो द क्वेश्चन इज, द क्यू इज
कि आप लोगों को क्या इस चीज के बारे में पता है कि आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस किस एरा से गुजरते हुए आज मॉडर्न कंटेम्परेरी आर्किटेक्चर की तरफ एरा एनीवन ऑफ यू? यस सर, मैंने जो प्री हिस्टोरिक की हिस्ट्री पढ़ी उसमें 3 पीरियड्स हमें 3 स्टेज पढ़े हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, मतलब कि ओल्ड स्टोन एज, मिडल एज और न्यू स्टोन एज। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने फाइन आर्ट्स में सब पढ़ी है, तो मुझे इतना ही पता है इसके बारे में। अच्छा, फाइन आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो माइकल एंजेलो और पिकासो वाला काम शाम था, उसमें ये जी चीज जी बिल्कुल अच्छी होती है, बिल्कुल ठीक कह रही है। आर्किटेक्चर के अंदर ना फर्दर और डिवाइड कर दिया गया है। आपने 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया ना, बेसिकली ये कोई 10 से 12 कैटेगरीज बन जाती है। जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपका क्वेश्चन भी वैसे जवाब ठीक है, लेकिन इसमें वो कैटेगरीज, वो एराज और वो जो टाइम फ्रेम है, वो जो एरियाज हैं, वो कवर नहीं होते। I again repeat the question that आर्किटेक्चर में वो कौन से ऐसे एराज गुजरे हैं, वो कौन से ऐसे टाइम लाइन्स गुजरी हैं कि जिन्होंने इस दुनिया में आज तक एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया है कि जब भी कभी हम उस जोन की स्पेसेस से गुजरते हैं, कुछ ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आज भी स्टैंड आउट कर रहे हैं। तो हम लोगों को उस एरा की, उस टाइम लाइन की एक फील आती है। एंड रिमेंबर, आर्किटेक्चर इटसेल्फ, अगर कोई बिल्डिंग है, कोई एरा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस एरा में किसी भी स्पेसिफिकली कोई बिल्डिंग अगर है ना, उसके एलिमेंट्स बताते हैं कि ये बिल्डिंग क्या थी, उसका टेक्सचर बताता है कि वो बिल्डिंग क्या है, उसका मटेरियल बताता है कि वो बिल्डिंग कहाँ एग्जिस्ट करती है, उसकी फॉर्म बताती है, एंड देन उसके फंक्शंस बताते हैं कि वो बिल्डिंग क्या चीज है। गेट इट? सो ऐसे वो कौन से टाइम फ्रेम्स गुजरे हैं कि जिसमें आप लोगों को ऐसा आप लोगों के माइंड में क्लिक होता है कि यार ये वो टाइम फ्रेम है कि जब ये चीज बिल्टअप हुई थी। मैं कहना चाह रहा था, आप कहना चाहते हैं। सर इसमें तो चलो आप बोलो। यस प्लीज। यस, मैंने कहना था, एक फर्स्ट ऑफ ऑल अब्बासिद का टाइम पीरियड में से हम गुजरे हैं। फातमीन्स के भी हैं, बेजेंटाइंस भी। आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। बेसिकली ये भी जो है ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक आर्किटेक्चर का टाइम फ्रेम गुजरे ना, ये उसमें आते हैं। चलिए मैं अच्छा, हमने प्री बताने हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखिए सबसे पहले तो हमारी बात होगी प्री हिस्टोरिक की, ठीक है। बिफोर द क्राइस्ट हम क्या थे, इंसान क्या था, उस टाइम का आर्किटेक्चर क्या था, उस टाइम पे क्या होता था, किस तरह लोग रहते थे, क्या स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था। मैंने जो आज इस प्री हिस्टोरिक की चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले जितनी तमहीद बांधी है कि आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, आर्किटेक्चर सिर्फ आपकी किसी ब्रिज का नाम नहीं है, इसमें सब कुछ शामिल है। इसमें आपका लाइफस्टाइल शामिल है, इसमें आपका कल्चर शामिल है, इसमें आपकी ट्रेडिशन शामिल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका हो गया प्री हिस्टोरिक, ठीक है। प्री हिस्टोरिक के फौरन बाद, मतलब प्री हिस्टोरिक में अगर फर्दर आप डिवीजन देखा जाए तो आपको उसमें इंडियन प्री हिस्टोरिक भी नजर आएगा और उसमें आपको डिफरेंट और कल्चर्स भी नजर आएंगे, क्योंकि बुद्धिज्म स्पेसिफिकली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। एंड प्री हिस्टोरिक के बाद आप जब देखते हैं तो आपको नियर ईस्ट नजर आता है, आपको इजिप्शियंस नजर आते हैं। अच्छा मैं आपको वन बाय वन एक ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी हम उसको अलग अलग जब करेंगे लेक्चर्स में तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो प्री हिस्टोरिक, इजिप्शियंस, इंडियन आर्किटेक्चर, चाइनीज एंड जापानीज आर्किटेक्चर, ग्रीक आर्किटेक्चर, इट्स वेरी कॉमन। मैं आप लोगों से जो एक्सपेक्ट कर रहा था, इट्स ग्रीक एंड रोमन। बहुत मशहूर द कोलोसियम ऑफ रोम, पैंथियन,
ये स्ट्रक्चर्स आज भी स्टैंड आउट कर रहे हैं, इटली में, ग्रीस में, ये सारे उस टाइम के बने हुए हैं। ग्रीक आर्किटेक्चर, रोमन द टाइम फ्रेम था वो है, अर्ली क्रिश्चियन टाइम फ्रेम है जिसमें कैथेड्रल्स बने हैं, जिसमें चर्चेस बने हैं हमारे बहुत ज्यादा, और ब्लू मॉस्क वाला टाइम फ्रेम है। इसके अलावा एक टाइम है बेजेंटाइन टाइम, उसमें बहुत डेंस और कलेक्टिव और बहुत ज्यादा एलिमेंट्स को फिलअप कर देने वाले एलिवेशंस डिजाइन हुए थे। अच्छा, आप लोगों को एलिवेशंस के बारे में पता है? अगर मैं, क्योंकि ये बातें वो जो मैं बार बार अपने लेक्चर्स में रिपीट करूंगा। व्हाट इज एलिवेशन, अ सेक्शन एंड अ प्लान? यू नो द डिफरेंस? क्योंकि ये वो चीजें जो कि बार बार रिपीट होंगी आगे भी। एनीवन ऑफ यू? आप लोगों को मैं बुलवा के छोड़ूंगा। यस सर। सो देखिए, प्लान ये होता है कि किसी भी चीज को 2D में देखना इज अ प्लान। किसी भी बिल्डिंग की फ्रंट प्रोफाइल को देखना, फ्रंट फेसिंग को देखना इन 2D फॉर्म, ठीक है, इट्स एलिवेशन। और किसी भी बिल्डिंग को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में काट दें अगर हम, ठीक है, और उसके सेक्शन को देखना, मतलब उसकी काटने के बाद उसकी फॉर्म को देखना, इट्स सेक्शन, ठीक है। आई रिपीट, प्लान इज जस्ट प्लान, elevation is the front profile and section is actually the sister of plan, you can say. क्यों? आप एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये कलर बॉक्स लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको अगर यूं ऊपर से देख रहा हूँ इस फॉर्म में, ये प्लान है, ठीक है, इस फॉर्म से ये प्लान है। जब मैं इसको फ्रंट प्रोफाइल देखता हूँ यूं करके तो इट्स एलिवेशन। और अगर मैं इसको सेंटर से स्लाइस कर दूं और इसको ऊपर से देखूंगा तो ये प्लान है, और जो स्लाइस की हुई चीज है वो सेक्शन है। या अगर इसको मैं यहाँ से यूं काट देता हूँ और मैं यहाँ से इसको देखता हूँ तो उसकी मुझे इंटरनल डिटेल्स नजर आएंगी, बिल्डिंग्स की डिटेल्स नजर आएंगी, बॉक्स की है तो उसमें पेन्स पड़े हुए नजर आएंगे, उसकी जो प्लास्टिक कटेगी उसकी डिटेल्स नजर आएंगी। सेम इज द केस विद द बिल्डिंग। अगर आप किसी बिल्डिंग को कट डाउन करते हैं तो उसकी स्लैब की डिटेल्स, उसके लेंटल की डिटेल्स, बीम्स की डिटेल्स, इंटीरियर की डिटेल्स, इंटीरियर डिजाइनिंग की डिटेल्स, फर्नीचर की डिटेल्स, सीलिंग की डिटेल्स, रूफ की डिटेल्स, वुडन पैनल्स की डिटेल्स, बहुत कुछ है। वो पूरी बिल्डिंग एक बुक की तरह खुल जाती है जब उसको सेक्शन काटते हैं। इस तरीके से हम स्टेयरकेस के जब सेक्शन काटते हैं तो उसकी अप्स एंड डाउन जितने लेवल्स हैं वो सारा कुछ क्लियर हो जाता है। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्लान क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है? यस सर। अच्छा, एक और बात कि एलिवेशन जो सा होता है ना, सेक्शन तो आपने एक कट डाउन करना, आपने इसको देख लेंगे, ठीक है, लेकिन जो सेक्शन और जो एलिवेशन होता है, एलिवेशन आपके वेरी करते हैं और उनको हम टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो जो लोग गलत लोग टर्म यूज करते हैं वो तो कहते हैं कि हमारा फ्रंट एलिवेशन है, ये मेरा बैक एलिवेशन है, रियर एलिवेशन है, दिस इज राइट एलिवेशन एंड लेफ्ट एलिवेशन। नो, ये टर्म कोई यूज नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत बुरी टर्म है। ये मतलब आर्किटेक्चर में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती जो आजकल लोग यूज करते हैं। whenever you are supposed to tell me about the elevation of the building, ठीक है, आपने मुझे बताना है कोई भी बिल्डिंग है ना वो पहचानी जाती है अपने ओरिएंटेशन से, अपने एक्सिस से, अपने नोड से, अपने नॉर्थ से। आप जब कोई स्केच करेंगे ना जिस टाइम किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का, किसी भी ऐसी चीज का जिसका आपको जो अच्छी लगती है, सो यू आर सपोज्ड टू मेंशन द नॉर्थ ऑफ दैट बिल्डिंग, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। आप वो कंपास जब उस पे बिल्डिंग पे लगाएंगे तो इट शोज कि वो बिल्डिंग ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, जमीन के ऊपर, खिताए अर्थ के ऊपर। सॉरी, कुछ कभी बहुत गहरे वर्ड आ जाते हैं उर्दू के। खैर, ओरिएंटेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। आपने कोई भी चीज डिजाइन करनी है प्लान में, उसके साथ आपने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की ओरिएंटेशन बतानी है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर बहुत सारे लोग अगर इस्लामाबाद से यहाँ पे हैं तो इस्लामाबाद में जो आपकी मारगला की साइड है, फैसल मॉस्क की साइड है, इट्स नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंगली पूरे इस्लामाबाद की ग्रिड मैपिंग की हम लोग अपनी ओरिएंटेशन मार्क करते हैं। ओरिएंटेशन बहुत मैटर करती है
स्टडी के लिए, ठीक है। अब होता क्या है, आपको पता है जो समर विंड्स होती हैं और जो विंटर विंड्स होती हैं, ये आपकी बिल्डिंग के साथ इंटरेक्ट करती हैं, आपके घर को हवादार बनाती हैं, आपके घर को सस्टेनेबल बनाती हैं। साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से समर विंड्स आती हैं, नॉर्थ वेस्ट से विंटर विंड्स आती हैं। ये इस्लामाबाद के बारे में बता रहा हूँ। ये चीज टेक्निकली ये चीज यूज होती है स्पेसिफिक जोन्स के लिए, लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे ये लॉ डिनाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हिली स्पेस पे अपना घर बना रहे हैं, तो वहां पे विंड चैनल साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा। क्या होगा आप में से कोई बता सकता है? अगर आप किसी हिली एरिया में, फॉर एग्जांपल कश्मीर में, मरी में, या किसी भी नारायण कागान में, स्कर्दू, खपलू, शिगर, कचूरा, शंग्रीला, कहीं भी, हुंजा, ईगल नेस्ट, अगर आप अपना घर वहां बना रहे हैं, ड्रीम स्पॉट्स हैं वैसे तो वहां पे विंड का चैनल क्या होगा, हवा कहाँ से आएगी? एनीवन ऑफ यू? आई गेस आई एम टू। मुझे आपकी आवाज नहीं आई। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, काइंडली प्लीज ऊंचा थोड़ा बोलेंगे। अक्सर अगर आवाज़ कट रही है तो इस पे चैट पे लिख के बता दो, वहाँ पे पढ़ लेंगे हम लोग। बता सकते हैं चैट पे रख के। देखिए, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की मैंने बताया कि आपकी इसकी ओरिएंटेशन होती है समर एंड विंटर विंड्स की। विंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके किसी भी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर के अंदर। मैं खुद बता देता हूँ आपको जो इस चीज के बारे में, वो बहुत लंबा हो जाएगा। हैदर, जब भी आप एक किसी काम करें, म्यूजिक बंद कर दें क्योंकि अज़ानें हो रही हैं, ठीक है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स क्लोज। इट्स ओके। आप अपना हिली एरियाज पे डिजाइन करते हैं, तो जो वैलीज बनती हैं, जो वैलीज के नोड्स बनते हैं, वो हमारे एक्सेस पॉइंट्स बन जाते हैं विंड्स के। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि किसी वैली में अगर आपका घर है या किसी पहाड़ के किसी कोने पे है, तो जिस साइड पे वो वैलीज बनेंगी, अगर आप में से किसी ने स्कर्दू विजिट किया और खरपोचो फोर्ट के ऊपर कोई ऊपर टॉप पे गया हो, तो आप इजीली देख सकते हैं कि स्कर्दू के विंड चैनल्स कौन से हैं, क्योंकि उनके बिल्कुल सामने कुछ ऐसी वैलीज डिजाइन हुई हुई हैं जहाँ से आर्यंस आए थे और जिन्होंने आके सारा कुछ किया, और उनकी एक मूवमेंट थी, वो वहां से गुजरे थे। सो जो वैलीज उन्होंने कार्व आउट की थी वो विंड चैनल्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसी सी शोर की बात करें, किसी बीच लाइन की बात करें, तो जहाँ पे समंदर होगा, समंदर की जिस साइड फेसिंग होगी उसके बिल्कुल समंदर से हवा जनरेट होगी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस विंड को किस तरीके से ट्रीट करते हैं आर्किटेक्चर में। किसी भी चीज को जाया नहीं करना आर्किटेक्चर में। विंड अगर है तो उस विंड को आपने किस तरीके से एज अ चैनल यूज करना है, और आपने उनको इतना सस्टेनेबल बनाना है कि आपके घर में कभी भी नमी ना आए, आपको कभी भी घुटन महसूस ना हो। आप अपने घर को इस तरीके से चैनल डिजाइन करें कि अगर आप फ्रंट एंड एंड नोड के ऊपर दोनों ओरिएंटेशन नोड्स को अगर आप ओपन करते हैं इन केस ऑफ विंडोज एंड डोर्स, तो पूरा घर हवादार होना चाहिए। सो ये स्पेशलिटीज होती हैं कुछ आर्किटेक्ट्स की। वो कहते हैं ना, ये फर्क होता है ठेकेदार के घर बनाने में और आगे के घर बनाने में। इसी तरीके से सूरज, सन ओरिएंटेशन, डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका घर बहुत अच्छा डिजाइन हो, तो हमेशा अपने घर को नॉर्थ और साउथ फेसिंग के ऊपर रखें, या उसकी फेसिंग नॉर्थ पे हो या साउथ के ऊपर हो। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस्लामाबाद में मेजॉरिटी जितनी ओरिएंटेशन रखी गई है, वो या नॉर्थ पे घर होते हैं या साउथ पे होते हैं। जो एबनॉर्मल घर बनाए जाते हैं वो या तो बहुत गर्म होते हैं या बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं आर्किटेक्चर डिजाइन करते वक्त। फिर वो कहानी खुलती जाएगी तो इंशाल्लाह सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का जिस दिन हम लेक्चर रखेंगे, उस दिन मैं आपसे शेयर करूंगा कि लाइट क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपकी एक हाउस में। डिम लाइट क्या होती है, डिफ्यूज लाइट क्या होती है, फंक्शंस के अकॉर्डिंगली लाइट्स कौन कौन सी डिसाइडेड होती हैं। किस दिन हम एक घर को डिसाइड करेंगे, उस दिन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द प्री हिस्टोरिक थिंग, ठीक है।
वेल मैं आपको बता रहा था, देखिए मैं कहीं और चला गया। जापानीज, इजिप्शियन आर्किटेक्ट एंड इसके अलावा रेनेसांस, ठीक है, और बहुत खूबसूरत एक आर्किटेक्चर है, उसका नाम है गॉथिक आर्किटेक्चर। बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है, और वो आर्किटेक्चर जो सा है अपने एलिमेंट्स की वजह से आज भी बहुत मशहूर है। एंड उसके बाद जो रिवाइवल आया था 18th एंड 19th सेंचुरी का, एंड देन डीकंस्ट्रक्टिव एंड 21st सेंचुरी आर्किटेक्चर। सो ये हैं कुछ आर्किटेक्चर स्टाइल्स एंड टर्म्स एंड एराज, और ये वो टाइम फ्रेम्स हैं कि जिसमें जो चीज़ें बिल्टअप हुई वो आज भी स्टैंड आउट कर रही हैं। और वो जो स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर है वो पूरे अपनी टाइमलाइन को डिस्क्राइब करता है। तो आप लोगों को क्लियर हुई ये बात मेरी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक काम कीजिएगा Clear है. इज देयर अ क्वेश्चन? जी, एक काम कीजिएगा नेक्स्ट टाइम, या तो इनको थोड़ा बहुत बेसिक लेवल की जो कुछ पिक्चर्स दिखा दें, या ना हो तो इनको कुछ पोर्टफोलियो है तो वो शो करा दें, मतलब उससे भी इंटरेस्ट जो है डेवलप होता है, ताकि इनको पता चले क्या चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो मतलब कोई पिक्चर्स वगैरह हो तो वो अगर दिखाना चाहें तो। ये थोड़ा सा माइंड मेकअप करना चाह रहा था कि आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है। मैं भी इनको जी डायरेक्टली उस पॉइंट पे नहीं चाह रहा था कि ये वो कहते हैं ना जुगाड़ के ड्राफ्टमैन ना बन जाए आर्किटेक्ट के चक्कर में। जी तो मैं इनको एटलीस्ट इनका माइंड मेकअप इस चीज़ की तरफ डायरेक्ट हो कि हम लोग हमारी डेस्टिनेशन क्या है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसी सैम्पल्स या कुछ ऐसी चीज़ें अपने सिस्टम पे भी आपसे शेयर करूंगा लाजमी, कि जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम लोग क्या कुछ स्टडी कर रहे हैं। और जहाँ तक रही नोट्स की, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा, तो आप उस चीज़ को भी देख लीजिएगा। तो आई गेस थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, बिल्कुल जस्ट कुछ मिनट्स के लिए, अबाउट द प्री हिस्टोरिक थिंग्स। प्री हिस्टोरिक, आप में से 90s के आई गेस बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में एक वो जो कार्टून्स आया करते थे फ्लिंट ऑफ वाले, आपको याद होंगे वो कार्टून्स? बड़ी अच्छी सी उसकी एक रिदम बीट थी, क्रेजी म्यूजिक था उसका। वो बेसिकली जो टाइम फ्रेम दिखाया गया वो है प्री हिस्टोरिक, स्टोन एज, जब इंसान आज से 2.4 मिलियन ईयर्स, 2.3 और 2.4 मिलियंस पहले इवॉल्व हुआ, वो निकला और उसने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। सो जो ह्यूमंस हैं वो बेसिकली अफ्रीका से साउथ यूरोपियन साइड पे, एशियन साइड पे, इन जगहों के ऊपर सेटलमेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उसकी रीजन थी एक, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है। अब हुआ ये कि जितने भी हमारे उस जमाने के इंसान थे, ठीक है, वो जाहिल थे, कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उनको कुछ सेंस भी नहीं थी। उनको ये पता था कि टेम्परेचर जो है ना, ये इसके साथ मुकाबला नहीं करना, ठीक है। और वो उस टेम्परेचर की वजह से अपने नॉर्थ की जो पोल था उससे वो हट के नहीं निकलते थे आगे, ठीक है। जो डिवीजन्स थी वो इस तरीके से थी कि जो साइबेरियन वाले थे वो बाय फुट नॉर्थ अमेरिकन साइड पे चले गए थे, और जो एशियन साइड थे वो के लिए है कि सिर्फ हंट करना है और सर्वाइवल करना है, ठीक है। जब बिफोर 9000 BC, बिफोर द क्राइस्ट, उस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट था लिविंग का वो ये था कि सिर्फ आपने केव्स में रहना है। किसी को तमीरी के बाद इस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है कि इंसान जब 9000 बिफोर क्राइस्ट में जस्ट हंट करता था, अपना फूड गैदर करता था, एंड दैट्स इट। इवन दो कि फूड गैदरिंग की भी जो एक रीत है ये बहुत बाद में चली है, बट आफ्टर 9000 BC इंसान में ये शऊर आया कि उसने कल्टीवेट करना है, एग्रीकल्चर की तरफ गया। वो उसने फार्मिंग स्टार्ट की, उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, उसने जखीरा करना स्टार्ट किया, ठीक है। ही स्टार्ट्स नोइंग द फैक्ट दैट जमीन फर्टाइल किस तरीके से है, कहाँ प्लांटेशन करनी है, ठीक है। एंड उसके बाद उसने जिन जानवरों को पहले वो खा जाते थे, ठीक है, उनको उसने ट्रेन करना स्टार्ट किया, ठीक है। उनमें इमेजिनेशन की जो पावर थी,
अगेन आई रिपीट द फर्स्ट वर्ड, इमेजिनेशन की जो पावर थी वो स्टार्ट हुई। उन्होंने सोचना शुरू किया कि इन जानवरों को सिर्फ खाना नहीं है, हमने इनसे वूल, फूड, मिल्क, इस तरह की चीजें भी हम इससे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके फौरन बाद उनमें यह शऊर आया कि वी नीड टू सेटल डाउन, वी नीड टू स्टे, वी आर नॉट सपोज टू मूव एवरीवेयर, वी नीड टू बिल्ड समथिंग। हमें कुछ ऐसी चीज बिल्ड करनी जहाँ पे हम रह सकें। फिर क्लाइमेटिक चेंज आया तो उन्होंने इस चीज को फील किया कि हाँ, हमें कोई ऐसा शेड चाहिए, कुछ पत्ते चाहिए ऊपर, कुछ ऐसी झाड़ चाहिए कि जिससे हम लोग अपने क्लाइमेटिक कंडीशन से हम बच सकें। सो दे स्टार्ट बिल्डिंग हाउस, केव्स, स्टोन्स, पत्तों से उन्होंने चीजें बिल्ड करना स्टार्ट की। दे स्टार्ट मेकिंग कम्युनिटीज, दे स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक कम्युनिटी डिजाइन की। ये वो लोग हैं जो प्री हिस्टोरिक में थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन को थोड़ा स्टडी करते हैं तो जो इनिशियल लेवल के जो हम लोगों को विलेजेस मिलते हैं, गांव मिलते हैं, शहर मिलते हैं, प्री हिस्टोरिक के जो हमें आर्काइव्स मिलते हैं, वो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में है, साउथ अमेरिकन साइड पे हैं, एशियन साइड पे हैं, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हैं, चाइना में बहुत ज़्यादा हैं, और सेंट्रल अमेरिकन साइड पे बहुत ज़्यादा हैं। ये सिविलाइजेशन जो इंडियन एंड चाइनीज़ बाद में आई थी, उन्होंने भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्होंने उसको एज अ मोन्यूमेंट, एज एज अ हिस्टोरिकल स्पेस समझ के आर्काइव में रखा, रिसर्च में रखा, और वो आज तक सस्टेन करती हैं, ठीक है। खैर, जो उस जमाने के लोग थे, ठीक है, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन मेटल्स, दे स्टार्ट मेकिंग वेपन्स, दे स्टार्ट हैविंग देयर हाउस होल्ड्स, बर्तन, मटके, चीजें बनाना स्टार्ट की उन्होंने। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम फ्रेम था उसमें रिलीजन नहीं था, ठीक है। बस वो अपने मोनूमेंट्स को बचा के रखते थे, वहीं से वो हिंदुइज्म की और बुद्धिज्म की जो एक रीत थी वो स्टार्ट हुई है। बट एक चीज़ बहुत क्लियर है हमारी हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में कि प्री हिस्टोरिक टाइम फ्रेम में रिलीजियस कोई चीज़ नहीं थी। इसके कंपैरेटिव में अगर हम क्रिश्चियन आर्किटेक्चर को देखते हैं, अगर हम ग्रीक्स में जाते हैं, हम रोमन्स में जाते हैं, तो हमें ऐसी स्पेसेस मिलती हैं कि जो रिलीजन के लिए बनाई गई, ठीक है। रिलीजियसली टेम्पल्स हैं, आपकी मॉस्क हैं, आपके गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, कैथेड्रल्स हैं, ये भी तो आर्किटेक्चर हैं, और ये भी तो आर्किटेक्चर के ही प्लेटफॉर्म से बिल्टअप होते हैं। सो जो इस टाइम फ्रेम में एक जो चीज़ लैग करती थी वो ये थी कि उस टाइम फ्रेम में आर्किटेक्चर ऑफ रिलीजन था ही नहीं, उनका कोई रिलीजन नहीं था, तो उसकी वजह से वो बस बस रह रहे थे और अपना गुजर बसर गया। लेकिन उनमें एक शऊर स्टार्ट हुआ था। व्हाट आर द मटेरियल्स? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनका मटेरियल क्या था। वो जो बिल्ड करते थे चीज़ों को, वो डिज़ाइन करते थे प्रीहिस्टोरिक में, वो किस चीज़ से बिल्ड करते थे? आपको पता है, अल्तमिरी के वार्ड में भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बाइसन्स बने हुए हैं, उन्होंने बाइसन्स बनाए हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि अल्तमिरी के वार्ड के अंदर जो बाइसन्स और जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो फीमेल्स ने बनाई हैं। और मैं तो इस चीज़ का आज भी कायल हूँ कि अगर एक क्लास में आजकल के एरा में भी अगर 50 लोग हैं और उसमें से 20-30 लड़कियां हैं, लड़कियां हमेशा आर्किटेक्चर में और डिजाइनिंग की फील्ड में हमेशा आगे होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि उनका माइंड बहुत डिजाइन में बहुत शार्पली चलता है, वो चीजें कर जाती हैं डिजाइन में जो शायद अभी लड़के सोच ही रहे होते हैं, ठीक है। सो उस टाइम फ्रेम में भी अल्तमिरी के आर्ट में भी जो बाइसन्स की जो पेंटिंग्स बनाई गई थी, जो इंसान के फिगर को छोटा बनाया गया था और जो भैंसे थे उनको बड़ा बड़ा बनाया गया था, जस्ट टू शो देम द पावर ऑफ अ बाइसन, ठीक है। एंड देयर आर द इंप्रेशंस ऑफ हैंड्स, जो कि उस जमाने के जो मेल थे बहुत ज्यादा डोमिनेंट उस टाइम भी अपने आप को फील करते थे, और वो उन फीमेल जो स्केचेस किया करती थी अपने वॉल्स के ऊपर, अगेन आई रिपीट, मैं कोट करूंगा, स्केचिंग, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इनिशियल लेक्चर में जिन चीजों को मैंने साथ साथ लेके आपको यहाँ तक मैं पहुंचाया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो सारी चीजें साथ साथ कवर अप होती जाएं। स्केचिंग स्केचिंग इज द इनिशियल थॉट, जो मैं अपने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था। सो उन फीमेल्स ने भी अपने इनिशियल स्केचेस को कोट करने के लिए, सिग्नेचर्स के लिए, अपने जो मेल डोमिनेंट्स थे उनके हाथ लगवाया करती थी, और वो हाथ किस चीज से होते थे? इट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। वो जो पेंटिंग्स करते थे उसमें रेड कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर, ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होता था, ठीक है।
और आप लोगों ने मुझे याद करवाना है कि मैंने आपको कलर्स के बारे में बताना है एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कि कलर्स की क्या इंपॉर्टेंस है फॉर द प्रोज एंड कॉन्स. सो जो एनिमल बोन्स थी वो मटेरियल था कंस्ट्रक्शन करने के लिए. डिफरेंट वुडन फ्रेम्स थे, वुडन एजेस थे, पत्ते थे, एनिमल्स की स्किन्स थी कि जिससे वो लोग अपनी आर्किटेक्चर स्टाइल को बिल्टअप किया करते थे. अच्छा, कंस्ट्रक्शन वो किस तरह करते थे? कंस्ट्रक्शन के लिए वो हमेशा कभी फ्लैट लैंड के ऊपर नहीं आते थे. उनके पास तो फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था. एंड काफी ड्रामेटिक सा एरा था वो. और वो केव्स को स्टोन था, उससे वो टूल से केव को बनाना और उसमें से वो अपनी लाइफ को सस्टेन करते थे, अपनी स्पेस को डिजाइन करते थे. और अभी भी आपको फ्रांस, आयरलैंड और इंग्लैंड वाली साइड पे आपको अल्टीमेरी के वार्ड भी आई गेस फ्रांस में आपको वहाँ पे इसके जो पेंटिंग्स हैं और जो उसकी केव्स हैं वो आपको आज भी रिसर्च में मिलती हैं. बेसिकली साहब अपने घर को सजाते हैं ना, इसी तरीके से जो पेंटिंग्स थी उस जमाने में वो बेसिकली इनको डेकोरेटिव एलिमेंट था. केव पेंटिंग आपको स्पेशली मिलती है अफ्रीका में, फ्रांस में, स्पेन में. और यहाँ पे आपको स्कल्पचर्स भी सारे मिलते हैं. स्कल्पचर्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, एनीथिंग व्हिच इज इन 3D फॉर्म एंड यू कैन व्यू दैट थिंग इन 360 डिग्रीज, इट्स अ स्कल्पचर. तो इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम फ्रेम में आती थी. फॉर एग्जांपल एक मेनहिर के नाम से एक मॉन्यूमेंट था. मेनहिर, इट्स अ सिंगल लार्ज अपलिफ्ट मॉन्यूमेंट. ठीक है, इसको ये भी कहते हैं कि शायद ये रिलीजन की प्रैक्टिस करने के लिए दुनिया का बनाया गया पहला मॉन्यूमेंट था. इसकी जब इन्होंने डिजाइन किया था, इट्स स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, एक लंबी सी एक बाई एक्सिस में एक चीज जा रही है, इसको डिजाइन किया था और उसके इर्द गिर्द घूमते थे, इसको पूछते थे. पैरेलल रोज को का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ. अच्छा, इन प्री हिस्टोरिक लोगों में एक चीज बड़ी सेंस थी, ये क्लोन्स बनाते थे, ये मॉड्यूल्स बनाते थे. ये एक काम करते थे, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, एंड व्हेन दे फील लाइक अच्छा ये चीज बन गई है, ओह दिस इज नाइस, वाओ, इट्स अ वंडर, ठीक है, एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग मॉड्यूल्स. वो उसका रेप्लिकेट बनाते थे, उसके लिए बनाते थे, उसके लिए फिर उसको वो अलाइन भी करते थे. इसकी एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है कार्नेक के नाम से, CARNAC, कार्नेक. इट्स इन फ्रांस और वहाँ पे डिफरेंट स्टोन्स के प्री हिस्टोरिक जो स्टोन्स थे जो उन्होंने कार्व किए थे वो उन्होंने उसी अरेंजमेंट से रखे हुए हैं. आर्किटेक्चरली वो लोग फॉलो करते थे रिदम्स को, टोन्स को, हारमोनी को, इन चीज़ों को, उनका जो माइंड सेंस था उस चीज़ को वो लोग यूज करते रहे हैं. बट एज फार एज मटेरियल इज कंसर्न वो स्टोन से नहीं हटते थे. वो स्टोन के अलावा कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते थे. शेल्टर्स के लिए वो पत्ते यूज कर लेते थे, बट स्टिल उनमें वो कॉन्सेप्ट नहीं था. अच्छा, आप लोगों को, बहुत से लोगों को तो पता होगा स्टोन हेंज के बारे में, जो कि इंग्लैंड में है, जिसका टाइम फ्रेम बनता है गेस 2800 से 1500 BC. 28 से, यस राइट, 2800 से लेके 1500 BC का टाइम फ्रेम बनता है स्टोन हेंज. वेरी ब्यूटीफुल monument of the world, still exist in England. And वहाँ पे क्या है, बेसिकली वो एक स्पेक्टेकुलर के टाइम में उन्होंने इनर रिंग्स बनाए हुए हैं स्टोन्स के. 3 डिफरेंट कोर्स हैं और जो थर्ड वन है वो हॉर्स शू की फॉर्म में बना हुआ है और इट्स फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट. और आपको पता है कि वो बिल्कुल एक बहुत बड़े बड़े मैसिव पत्थर हैं, ठीक है. और हैदर, सॉरी, मैं बताना चाहती थी कि 3 मिनट्स रह गए हैं तकरीबन, तो इसके बाद अपने सेशन 3 स्टार्ट करना है या बस यहीं पे वाइंड अप करेंगे? 3 मिनट्स रह गए. 3 मिनट्स में तो वाइंड अप नहीं होगा. सो नेक्स्ट सेशन हम लोग करके अभी आप बेशक लीव कर लें तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद आई जस्ट वांट टू हैव अ क्रॉस डिबेट ऑफ लाइक 3 to 4 minutes एंड देन आई, तो मतलब थर्ड सेशन हम लोगों ने करना है, मैं लिंक शेयर कर दूँ? या आप लिंक शेयर कर दें और जस्ट लाइक 10 minutes or ओके, 10 ठीक minutes. है, मैं शेयर कर दूँगी. अच्छा, तो वो जो स्ट्रक्चर था इट्स ऑल मेड ऑफ स्टोन्स, ठीक है, आप लोग अभी भी इसको देख सकते हैं. उसमें एक और चीज मैं बताता चलूं, जो स्टोन एज के टाइम में जो उन्होंने कार्विंग की थी, एक हिस्ट्री है ये चीज. जिस तरह से इजिप्ट के पिरामिड्स हैं,
ये भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है कि इन्होंने किस तरीके से इंक्लाइन को यूज करते हुए इतने हैवी स्टोन्स को, इतने मैसिव स्टोन्स को उन्होंने किस तरीके से शिफ्ट किया होगा अपर लेवल पे और एक प्रॉपर उसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म दी होगी। ऑब्वियसली वो हमारी तरह कोई 5-6 फुट के बंदे तो थे नहीं, ठीक है, बट स्टिल इट्स ह्यूज ह्यूज। और आपको बताता चलो स्टोन हिंज के इंग्लैंड के उधर भी जो स्टोन्स रखे हुए हैं, सो जो लार्जेस्ट स्टोन्स हैं उनका जो वेट है आई गेस इट्स 45 to 50 टन्स ऑफ अ सिंगल स्टोन। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इसको प्लेस किया होगा। और वो वेल्स से तो उनको वेल्स से मंगवाए गए थे फ्रॉम 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन डेस्टिनेशन स्पॉट। खैर इसमें तो और बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी और बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स भी हैं, सब कुछ है। एक है डॉल्मेन। डॉल्मेन डॉल्मेन के कॉन्सेप्ट से उनको शेड का कॉन्सेप्ट मिला था। डॉल्मेन इज लाइक एक स्ट्रेट स्टोन्स को उन्होंने इसके ऊपर एक एक्स एक्सिस के अंदर स्टोन रखा था और उसके बाद उन्होंने उसको एक हॉरिजॉन्टल स्लैब रखने के बाद उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी एंड दे नो कि इट्स अ शेड, इट्स द ओरिजिन ऑफ आर्किटेक्चर, दैट्स द ओरिजिन ऑफ अ स्लाइड, ऑफ अ सीलिंग, ऑफ अ शेड, ऑफ अ शेल्टर। एंड आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि चलो यार अब हम घर बनाते हैं और कम्युनिटी बन गई, घर बन गया, खाना शाना मिल गया, तो बस ये स्टार्टिंग होगी फिर उनकी। और उनको फिर जो स्टोन हिंज बनाया था बेसिकली इट्स अ डायल, इट्स अ सन डायल। वो स्टोन हिंज से उसकी प्रैक्टिस भी करते थे और स्टोन हिंज से वो अपने सन डायरेक्शन से अपना टाइम भी कैलकुलेट करते थे। घड़ी तो थी नहीं उनके पास, तो वो टाइम के लिए भी आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को यूज करते हुए अपनी टाइम को और अपनी डेज एंड नाइट्स को कैलकुलेट किया करते थे। Just want at last to end up this lecture with some beautiful quotations, 2 or 3 quotations, ताकि कुछ सीख के जाएं आज सारे के सारे यहाँ से। वैसे तो मुझे खुद भी कुछ नहीं आता है, लेकिन चलिए साथ मिलकर सीखेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। Yes, it's 14. I guess लोग चाय पीने चले गए हैं। It's इवनिंग टाइम, लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। Well everyone, आप लोग अपने क्वेश्चंस भी रेडी रख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई थी तो इसका जवाब begins where engineering ends. Yes, I guess someone is there. सर मैंने एक क्वेश्चन करना था। जैसा कि आपने पहले बताया है कि लाइक आर्किटेक्चर में डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है वो भी एक लाइक कहा जा सकता है कि वो भी आर्किटेक्चर का ही एक पार्ट है। तो क्या इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए आपको एक अच्छा आर्किटेक्ट होना चाहिए, ये ज़रूरी है? या ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं? और अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहो तो मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? काइंडली इस पर भी थोड़ी सी डिबेट कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए इंटीरियर डिजाइनिंग जो है इटसेल्फ इज अ डिपार्टमेंट। लोग आर्किटेक्चर जब करते हैं तो देखिए जब हम आर्किटेक्चर डिजाइनिंग पढ़ रहे होते हैं उस टाइम हम हर चीज को डिजाइन करते हैं। हम ओवरऑल डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिन्स किस तरह होगा, लिविंग किस तरह बनेगा। अगर हम घर की बात करें, एंट्रेंस कैसी होगी, कारपोर्च कैसा होगा, डाइनिंग कैसा होगा, डाइनिंग का रिलेशनशिप लिविंग के साथ किस तरीके से होगा। एंड देन आई गेस इट्स अ टिपिकल हायरार्की कि अगर आप ड्राइंग, डाइनिंग एंड किचन को देखते हैं तो इंटीरियर की जहाँ तक आपके क्वेश्चन की बात है तो इंटीरियर डिजाइन होने के लिए अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं तो आपकी जो सेंस है किसी स्पेस को डिफाइन करने की वो ज़रा बेहतर होगी। लेकिन आजकल अगर मैं आपसे शेयर करूं तो आजकल तो टेक्सटाइल इंटीरियर डिजाइनर बने हुए हैं। वो करते क्या है, वो अपने एलिमेंट्स को, अपनी चीज़ों को
को डिजाइन करते हैं और उसके बाद वो डिफरेंट अपने स्लॉट्स में अपनी स्पेसेस में करके वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। देखें किसी मिरर को या किसी स्पेस को या किसी वॉल को डिजाइन करना, इट्स नॉट इंटीरियर डिजाइन। ये चीज अपने आप क्लियर रखिएगा। पुरानी पेंटिंग का रेप्लिकेट बना दें तो वो चीज इंटीरियर डिजाइन नहीं है। उसमें आप एज अ जेवी एज एन आर्टिस्ट काम करें, जस्ट टू डिकोर, just to be a part of that interior of this space. Interior designing itself, उसमें क्या कुछ होता है, उसमें आपकी फ्लोरिंग, आपकी सीलिंग्स, आपकी लाइट्स, आपकी एस्थेटिकली आपके पब्लिक यूजर कितनी कोई स्पेस ऐसी है जहाँ पे यूजर्स आपके कौन कौन से हैं, पब्लिक हैं, सेमी पब्लिक हैं, प्राइवेट्स हैं, एक्सेस नोट्स किस किस तरीके से हैं। इसके अलावा आपने जो एलिमेंट्स ऐड करने हैं, अपने ग्रीन एलिमेंट्स ऐड करने हैं, वेजिटेशन को ऐड करना है, आपने किसी भी इंटीरियर को डिसाइड करते हुए उसके TSS को देखना है। TSS इज बेसिकली द टाइम सेविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये आर्किटेक्चर में हम लोगों को पढ़ाए जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड्स होते हैं हर कैटेगरी के। रेजिडेंशियल के अलग होते हैं, जिम्स के अलग हैं, हॉस्पिटल से अलग हैं। हॉस्पिटल का जब इंटीरियर हम लोग करते हैं ना डिजाइन करते वक्त, तो उसमें हम स्ट्रेचर की मूवमेंट्स को भी देखते हैं कि अच्छा ठीक है, लाजमी नहीं कि कोई कैफे का इंटीरियर हो। ठीक है, हॉस्पिटल जब डिजाइन होता है उसमें बेड्स के लेआउट, कितना SFT छोड़ना है, एक बंदे की गुजरने के लिए कितनी जगह रिक्वायर्ड होती है, लॉबीज कितनी बड़ी होनी चाहिए। हॉस्पिटल के एलिवेटर में और एक होटल के एलिवेटर में बहुत फर्क होगा। हॉस्पिटल में रैंप्स की जो डिजाइनिंग है वो अलग तरीके से होगी, उसका इंटीरियर होगा। आपने अपनी स्पेसेस को इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्पिटल में ऐसा बनाना है कि जहाँ पे डार्क कलर्स ना हो, जहाँ पे हार्श कलर्स ना हो, आपका पेशेंट उनको देख के और खराब हो जाएगा। अपनी स्पेसेस अपने एज कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक आपकी स्पेस को डिजाइन करने में। एंड आई आल्सो वांट टू शो यू समथिंग दैट फॉर एग्जांपल जो रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर आपका उसका जो पॉजिटिव पॉइंट क्या है, रेड कलर शोज एनर्जी। रेड कलर को देख के आपको पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रेड कलर इज दैट रेड कलर से आपको गुस्सा आता है। Red color is for warning. Red color is for anger. ठीक है, for example, if it's about yellow color आप किस स्पेस में यूज करते हैं, आपको पता है कि ये अगर आप इसको स्टडी कीजिएगा, मैंने भी रिसेंटली किया था, कि जितने भी इंटरनेशनली फूड के लोगोज होते हैं वो येलो क्यों होते हैं? बिकॉज येलो कलर हंगर अपीलिंग होता है, उसको देख के भूख लगती है। ठीक है, येलो कलर इज फॉर एनर्जी, येलो कलर इज फॉर सन, येलो कलर इज फॉर क्रिएटिविटी, येलो कलर इज फॉर हैप्पीनेस, येलो कलर इज फॉर इंटेलेक्चुअल, ब्राइट। ठीक है, लेकिन इसके बिल्कुल साथ येलो कलर इज फॉर अनस्टेबल, येलो कलर इज फॉर इररिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ग्रे कलर इज फॉर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, सॉलिड्स। कभी नोटिस किया आपने कि जो वेपन्स होते हैं, कभी नोटिस किया आप लोगों ने जो आपकी जितने भी हायर कमांड के ऑफिसेज होते हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनके नाम हमेशा बैकग्राउंड्स में, उनकी बिल्डिंग्स में ग्रे कलर बहुत ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज वो सॉलिड है, वो इंटेलिजेंस है, वो रिलायबिलिटी है। और मतलब ग्रे कलर की जो नेगेटिव पॉइंट जो बड़ी अजीब सी है, इट्स सैड, इट्स न्यूट्रल। ब्लैक इज नॉट अ कलर, बट ब्लैक और व्हाइट को तो वैसे कलर्स में शामिल नहीं करते, बट इट्स ब्लैक इज फॉर प्रोटेक्शन, ग्रेस। ब्लैक इज I guess dramatic, and black is classy, black is artistic, black is formal. लेकिन black का negative point क्या होगा? Black is death, black is evil, black is a mystery. So इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कलर्स, आपका जो क्वेश्चन था कि इंटीरियर जब आप करते हैं तो आजकल होता ये है, जब आपका इट्स अबाउट सोसाइटी, इट्स अबाउट यू कैन से आप एक वॉल को डिजाइन करके अपने आप को इंटीरियर डिजाइनर नहीं कह सकते। एक इंटीरियर डिजाइनर, एक आर्किटेक्ट 5 साल डिग्री करने के बाद, 2 साल उसमें स्पेशलाइजेशन लेने के बाद अपने आप को इंटीरियर डिजाइनिंग में कैटेगराइज करता है। और यहाँ क्या होता है कि जिनके पास बैचलर भी नहीं होता ना, जिनकी फर्नीचर की शॉप होती है, वो आर्ट टेबल्स बना के कहते हैं कि हम इंटीरियर डिजाइनर्स हैं। ये बहुत बड़ा एक इल्जाम है आर्किटेक्ट्स के ऊपर कि आप तो 4 लकीरें लगाते हैं और हमसे इतने पैसे ले लेते हैं, लेकिन उन 4 लकीरों के पीछे कितनी मेहनत है वो न ये जानते हैं
ना कभी समझ सकते हैं। उसके पीछे कितनी स्लीपलेस नाइट्स हैं, उसके पीछे कितने इतनी एक ऐसा एक ट्रैवल जर्नी है कि जिसमें हम कितने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, सारी रात बैठ के काम करते हैं उनके ऊपर, उनको सीखते हैं, उनको समझते हैं, तब जाके हम किसी ऐसे लेवल पर पहुंचते हैं कि हम एक आर्किटेक्ट बन के किसी क्लाइंट की माइंड को रीड करके उसकी स्पेस डिजाइन करके देते हैं उसको। सो इसी तरीके से बाकी और काफी कलर्स हैं। ग्रीन कलर के बारे में बहुत कुछ है, फॉर ग्रोथ एंड फर्टिलिटी एंड फ्रेशनेस एंड हेल्दी एंड मनी, बट ग्रीन कलर इज फॉर jealousy, green color is for guilt, brown color is for friendly. The plus point is brown color is so friendly, it's about earth, it's about outdoors, it's about conservative. लेकिन ब्राउन कलर जो है ये ब्लू से इंटरेक्ट करते हुए फियर लेके आता है, ये कोल्डनेस लेके आता है, बहुत कुछ है। सॉरी बहुत हम आगे निकल जाएंगे। तो सिर्फ कहना ये था आपको जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एंड जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि सिविल इंजीनियरिंग में और आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क है, सो मैंने एक आर्किटेक्ट्स की डिफरेंट कोटेशंस अभी गैप में देख रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि आर्किटेक्चर स्टार्ट्स वेयर इंजीनियरिंग एंड्स, एंड as we discussed in the whole lecture, that architecture is not about a space, it's about the time. ये एक टाइम को शो करता है, आर्किटेक्चर किसी स्पेस को शो नहीं करता, ठीक है। एंड इट्स अ थॉटफुल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ स्पेस। आप जब किसी स्पेस को डिजाइन करते हो, दैट्स योर आर्किटेक्चर। अगर आप अपने रूम को डिजाइन करते हो, दैट्स आर्किटेक्चर। अगर आप अपने वॉशरूम को डिजाइन करते हो, दैट्स आर्किटेक्चर। आप अपने कलर टेस्ट को शो करते हो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मेरे साथ पे एक कीबोर्ड रखा हुआ है, एक फ्लफी सा स्टफ पीछे पड़ा हुआ है, एक स्कल्पचर है, इट्स अ म्यूरल स्पेस ओवर देयर, and yeah, she is there, she is my friend, and I used to talk to her and yeah, this is my kind of architecture. मेरे पास बुक्स पढ़ी हैं, कलर्स पढ़े हैं, मैं वायलिन पढ़ा हुआ है, कीबोर्ड्स हैं, वीआरस हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, a big screen over there, a fan and some lockets and some shades over there. This is my comfort zone, and this is my kind of architecture. This is a space where I meditate, this is a space where I feel comfortable, and this is a Maya kind of interior space. हर बंदा यहाँ पे नहीं रह सकता, क्या पता। मुझे बहुत से लोग कहते हैं, आपको डर नहीं लगता रात को ये कुछ बोलना शुरू कर दें या कुछ कहना शुरू कर दें? मैं तो कहता हूँ यार बोलें, मुझसे बात करें, मैं तो उनसे दोस्ती कर लूंगा। द क्यू इज कि इंटीरियर स्पेस डिजाइन करते हुए एक क्लाइंट का इनपुट जरूर लिया करें अगर आप इंटीरियर डिजाइनर है, क्योंकि क्लाइंट ने वहां रहना है, आपने नहीं रहना। हर क्लाइंट का कंफर्ट जोन डिफरेंट होता है। यू नीड टू मैच दैट स्पार्क एंड स्केच इट, डिजाइन इट, 2D 3D and implementation, and that's it, it's a mark. So you have your answer? Yes sir, clear. Perfect. And एक छोटी सी बात है कि जब भी कभी आप किसी बिल्डिंग में एंटर होते हैं, एंटर होने के लिए किस चीज का आप किस स्पेस से गुजरते हैं, किस चीज के थ्रू आप किसी स्पेस में एंटर होते हैं? व्हाट्स द एलिमेंट? इट्स अ वेरी कॉमन एलिमेंट इन ऑल एराज। Door. Door, yes. Basically, for me and for the world, whenever you hold the door, आप उसको पकड़ते हैं, ठीक है, उसको ओपन करते हैं और आप एक स्पेस में एंटर होते हैं ना, it's basically the handshake from the building to you, a welcome gesture. Okay, so whenever you enter any space, आप उससे हैंडशेक करते हैं और उसके बाद आप उस स्पेस में चले जाते हैं। एंड इट्स आर्किटेक्चर इज अ मिस्ट्री। ये कभी ना सॉल्व होने वाला टॉपिक है, और पता नहीं क्या सोच के मैं आप लोगों को इस बारे में ज्ञान दे रहा हूँ बैठ के इस चीज के बारे में, बट आई होप कि आज का ये लेक्चर से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, और आप लोगों के कुछ क्वेश्चन से मैंने भी बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। एंड आपके कोई और क्वेश्चन हैं तो मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। Yes. Excuse me, sir.
Yes. मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि अब ये जो आर्किटेक्चर का नॉलेज है, इसमें हम काफ़ी मतलब नॉलेज के साथ स्किल्स भी सीखते हैं ताकि हम उस कॉम्पिटेंसी लेवल तक जा सकें। अब जो हमारे पास टाइम पीरियड है, वो तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, हम सब कुछ नहीं सीख सकते और सब कुछ कभी सीखा भी नहीं जा सकता क्योंकि हमारे नॉलेज डे बाय डे ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ता है हमें। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हम किस तरह मतलब जो सीखें, जो जितना भी हम सीख रहे हैं उसको अच्छी तरह हम लोग मतलब एब्जॉर्ब कर सकें? और जिस तरह भी आपने इजिप्शियंस की बात की थी कि वो किस तरह रॉक्स को लेके जाते हैं, तो उससे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था, मैंने उसे गूगल किया और फिर मुझे उसका आंसर मिला। तो अभी आप जिस तरह हमें प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में बता रहे हैं, आप कोई बुक रिकमेंड कर सकते हैं जिसके बारे में मतलब मैं नॉलेज ले सकूं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरी इंटरेस्ट डेवलप हो गई है इस सब में। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जब 1 बाय 1 प्री हिस्टोरिक के बारे में मैंने अभी बताया आपको, तो इसके फौरन बाद जब मैं आपको आगे फर्दर स्पेसिस में लेके आऊँगा, तो 1 सेकंड, जिस तरह से आपकी डिफरेंट आर्किटेक्चरल बुक्स हैं, मेरे पास यहाँ पे इस टाइम काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं सर, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ विद टाइम। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। जस्ट लाइक दिस इज द वन, दिस इज अबाउट द क्लासिकल आर्किटेक्चर ऑफ टर्की, ठीक है। Likewise I have another very good book of Helmut Johns. It's about Helmut Johns architecture engineering. It's one of my favorite book of architecture. एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी, ये आपको मैं तब इंशाल्लाह रिकमेंड करूँगा, आप लोगों से शेयर भी करूँगा, बिकॉज उसको परचेज करना itself is a very huge task. ये लाखों के अंदर चली जाती है चीज़, बट मैं आप लोगों के साथ इसकी PDF या फिर इसकी पिक्चर्स शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को वो मसला ना दरपेश हो जो कि मुझे हुआ था, और आप लोग उस चीज़ के इन चीज़ों को वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप यूज़ कर सकें। सो जहाँ तक की बात है इजिप्शियंस की या चाइनीज एंड जापानीज एंड ग्रीक एंड रोमन्स की, तो हम उन सारों को 1 बाय 1 उसको हम ओवरव्यू करेंगे, और उसके बाद हम उसके जो भी पॉइंट्स होंगे, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप पैराग्राफ्स लिखें। हमेशा कोई भी चीज़ लिखनी हो उसको पॉइंट्स में लिखें, ताकि आपको वो रिकॉल रहे, वर्ड टू वर्ड लिखा करें, ताकि आपको उसकी नरेशन आपको याद रहती है। आपको एक वर्ड सुने आपको याद आ जाए, अच्छा ठीक है कि ये तो वहाँ पे हुआ था, अच्छा ये चीज़ वहाँ पे थी। तो इस तरीके से इसको आप लेके चलेंगे। बाकी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को मैं बुक्स और आपके नोट्स सब कुछ आपको साथ साथ मिलते रहेंगे, तो आप उस चीज़ की बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। जहाँ तक आपके जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि हम प्रैक्टिस किस तरीके से करें। सो यस, इट्स अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फॉर दिस आर्किटेक्चरल फील्ड, बट ये है कि इसके तमाम इंट्रो, इसकी हिस्ट्री और इसके टर्म्स को पढ़ने के बाद जो मेरा पर्सनल कोर होगा वो ये कि हम किसी तरीके से अपने सिस्टम को कनेक्ट करेंगे आपकी स्क्रीन के साथ, और मैं उसके ऊपर आप लोगों को सॉफ्टवेयर्स के लेक्चर देना चाहता हूँ। आई गेस ये ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग ऑटोकेड को या 2D को या 3D को बिल्टअप करते हैं चीज़ों को, उन चीज़ के बारे में जब आप सीखना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग उसी सॉफ्टवेयर्स को और भी बहुत जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सो या विल डिस्कस टीम स्पेशली विद अबाउट दिस कोर्स आउटलाइन, एंड आप लोगों के बारे में सिखाने के बाद सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सिखाए जाएं, ताकि सिर्फ बातें नहीं करनी, मैंने आप लोगों को कुछ सिखाना भी है ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस करें। एंड आई होप टू सी यू गाइस समवेयर इन द फील्ड समडे। इंशाल्लाह सर। एनी मोर क्वेश्चंस? यस, नो सर, क्लियर है। क्लियर? आप लोग बोर तो नहीं हुए? सॉरी मैं अपना म्यूजिक ऑन कर रहा हूँ। आप लोग बोर तो नहीं हुए? कोई चीज ऐसी जो आपके पॉइंट में क्लियर ना हुई हो, कोई ऐसा पॉइंट हो, कोई ऐसी चीज हो, आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू बिलाल। एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। Perfect. You guys, thank you so much for joining us, and I guess over to you, Taiba. थैंक यू सर। More than welcome. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़ सर। और यस, और बाकी आप लोग सब मुझे मैसेज कर दें, मैं आप सबको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है, 1 by 1। ओके मैम, थैंक यू मैम। नो इश्यूज, मैं आप सबको ऐड कर देती हूँ। Thank you so much, everyone. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.